नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लग्न आदि अधियोग के बारे में कि लग्न आदि अधियोग क्या होता है, कैसे बनता है और क्या इसके फल होते हैं। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न आदि अधियोग हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धनवान, ऐश्वर्यवान और अच्छे स्वास्थ्य के मालिक होते हैं और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके जीवन में देखने को मिलती हैं। और अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो लग्न आदि अधियोग है क्या और बनता कैसे है। देखिए कि जब भी लग्न से छठे भाव, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो लग्न आदि अधियोग का निर्माण होता है। देखिएगा, यह होता है हमारा पहला भाव लग्न भाव, यह छठा भाव, यह सातवां भाव और यह कुंडली का आठवां भाव। अगर यहां पर लग्न से छठे भाव, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो लग्न आदि अधियोग का निर्माण होता है। इसका प्रभाव देखते हैं। देखिएगा कि अगर कुंडली के छठे भाव में, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो लग्न पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लग्न से स्वयं व्यक्ति के बारे में जिसकी भी कुंडली है, चाहे जातक हो या जातिका हो, उसके बारे में लग्न से पता चलता है। वहीं पर जब छठे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि यहां पे देखेंगे कि 12वें भाव पर आ जाएगी। उसके बाद में जो शुभ ग्रह सातवें भाव में बैठा होगा उसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर आ जाएगी और जो शुभ ग्रह आठवें भाव में बैठा होगा उसकी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर आ जाएगी। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारा लग्न है वह कितना शुभता में आ गया है, कितना बली हो गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सप्तम भाव में जो शुभ ग्रह बैठा हुआ है वह लग्न को दृष्ट कर रहा है, अपना शुभ प्रभाव लग्न को दे रहा है। उसके बाद छठे भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह 12वें भाव को दृष्ट कर रहा है और आठवें भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह दूसरे भाव को दृष्ट कर रहा है। तो यहां पे देखेंगे कि लग्न से अगला भाव अर्थात दूसरा भाव भी शुभ प्रभाव में, लग्न से पिछला भाव अर्थात 12वां भाव भी शुभ प्रभाव में। तो लग्न तथा लग्न के आगे और लग्न के पीछे ये तीनों भाव शुभ प्रभाव में हैं। शुभ प्रभाव में होने की वजह से लग्न पूर्ण बली हो गया। एक तो डायरेक्ट शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई, दूसरा आगे पीछे भी शुभ प्रभाव है और लग्न से ही स्वयं हम व्यक्ति के बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति इस योग के द्वारा और इस योग में पैदा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। अब यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न यह होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं शुभ ग्रहों की, कि कुंडली में शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। क्योंकि किसी भी योग के बारे में बताएं तो उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी से योग समझ में नहीं आता। जब आपको पूर्ण जानकारी होगी तो आप अपनी कुंडली में भी तथा दूसरों की कुंडली में भी उस योग को देख सकते हैं तथा समझ सकते हैं और अन्य व्यक्ति को भी समझा सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज, जो कि पूर्ण रूप से नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज, शुक्र महाराज भी पूर्ण रूप से नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद में बुध महाराज,
तथा चंद्र महाराज, यह भी शुभ ग्रह होते हैं, परंतु यह कंडीशनल है, इन दोनों पर शर्तें लागू हैं। जैसे कि बुध ग्रह, अगर बुध महाराज अकेले बैठे हैं तो शुभ माने जाएंगे, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो शुभ माने जाएंगे, अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो अशुभ माने जाएंगे। उसके बाद में चंद्र महाराज, और चंद्र महाराज शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पक्षबली माने जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जितने ये सूर्य के नजदीक होंगे उतने ही पक्ष बल में कमजोर होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि छठे भाव, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह ही बैठे होने चाहिए। अगर कोई अशुभ ग्रह यहां बैठ जाता है तो शुभ ग्रह की शुभता में कमी लेके आ जाता है, जिसकी वजह से इस अधियोग का पूर्ण फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो सूर्य महाराज हैं वह बुध महाराज और शुक्र महाराज के लगभग साथ ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सूर्य महाराज हैं बुध महाराज के या तो साथ बैठे होते हैं या एक भाव आगे पीछे बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज तथा बुध महाराज में अधिकतम 27 डिग्री का ही अंतर हो सकता है। और अब बात करते हैं शुक्र महाराज की, तो आपने देखा होगा कि जो सूर्य महाराज हैं या तो शुक्र महाराज के साथ बैठे होते हैं या एक भाव आगे पीछे या अधिकतम 2 भाव आगे पीछे हो सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सूर्य महाराज तथा शुक्र महाराज में अधिकतम 47 डिग्री का ही अंतर हो सकता है और एक भाव 30 डिग्री का होता है। इसी वजह से जो सूर्य महाराज हैं या तो शुक्र महाराज के साथ होंगे या एक भाव आगे पीछे या अधिकतम 2 भाव आगे पीछे हो सकते हैं, और बुध महाराज के या तो साथ होंगे या एक भाव आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बुध महाराज या शुक्र महाराज या इन दोनों के साथ में सूर्य महाराज आ गए तो इस योग में कमी आ सकती है, क्योंकि जो सूर्य महाराज हैं वह एक क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रह के बैठने से इस योग में कमी आ सकती है। उसी प्रकार से अगर अन्य कोई ग्रह बैठ गया तो इस योग का पूर्ण फल नहीं मिल सकता है और चंद्र तो यहां पे लागू ही नहीं होंगे, क्योंकि मान लीजिए बुध और शुक्र तथा गुरु यही 3 शुभ ग्रह आ रहे हैं और बुध के तथा शुक्र के लगभग साथ में कहीं ना कहीं सूर्य महाराज मिल जाते हैं और सूर्य महाराज के निकट अगर चंद्र होंगे तो चंद्र पक्ष बल में कमजोर होंगे तो अशुभ माने जाएंगे। इसलिए चंद्र महाराज तो इस कंडीशन में आएंगे ही नहीं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लग्न आदि योग के बारे में कि लग्न से छठे भाव, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। अब यहां पर किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि जिनकी कुंडलियों में लग्न से छठे, सातवें या आठवें भाव में शुभ ग्रह मिल जाएं। देखिएगा कि अगर मान लीजिए सूर्य महाराज 5वें भाव में बैठे हैं, बुध महाराज छठे भाव में बैठे हैं, क्योंकि बुध महाराज सूर्य महाराज से एक भाव आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद अगर शुक्र महाराज यहां पे आ जाएं, क्योंकि सूर्य महाराज से शुक्र महाराज 2 भाव, अधिकतम 2 भाव आगे पीछे हो सकते हैं, और उसके बाद यहां पे अगर मान लीजिए गुरु महाराज आ जाएं तो यह योग बन सकता है। यहां पे तीनों भावों में छठे, सातवें तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह हैं। इस प्रकार से इस योग का फल मिल सकता है। या फिर दूसरी तरीके से दूसरी कंडीशन यह भी हो सकती है कि मान लीजिएगा कि यहां से सूर्य महाराज को हटाते, इन ग्रहों को यहां से हटा के अगर मान लीजिए सूर्य महाराज यहां पे हैं और यहां पे बुध महाराज हैं, क्योंकि एक भाव आगे पीछे हैं,
यहाँ पे शुक्र महाराज आ गए, ये 2 भाव मैक्सिमम आगे पीछे हो सकते हैं, और गुरु महाराज यहाँ पे आ गए। तो यहाँ भी छठे, सातवें तथा आठवें में लग्न से छठे, सातवें तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह हैं। तो यह कंडीशन यहाँ भी देखने को मिल सकती है। अगर बुध या शुक्र या इन दोनों के साथ में अगर सूर्य महाराज आ जाएं तो इस योग को कम कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उतना फल नहीं मिल पाएगा। अगर यह कंडीशन हुई कि छठे भाव, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह हैं और कोई भी अन्य अशुभ ग्रह उनके साथ में नहीं बैठा है, तो अधियोग का पूर्ण फल मिलता है। और कुछ विद्वानों ने तो यह भी कहा है कि अधियोग के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुंडली का चौथा भाव भी पाप रहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चौथा भाव होता है कुंडली का सुख भाव, और सुख भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में छठे भाव, सातवें भाव तथा आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। तो अधियोग का पूर्ण शुभ फल देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा योग बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों में देखने को मिलता है। अगर यह योग किसी जातक या जातिका या किसी व्यक्ति की कुंडली में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वो पूर्ण सुख सुविधाओं वाला जीवन होता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, अच्छे दीर्घ आयु होते हैं, और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होता है। क्योंकि लग्न जो देख रहे हैं, लग्न यहां पे पूर्ण बली है, पूर्ण शुभ प्रभाव में है। तो इस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जैसा कि हमने बताया कि इस योग में बहुत अच्छा सुख सुविधा वाला जो फल देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह योग आपको समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।